सभी दोस्तों को नमस्कार। एसएससी जीडी के 20 प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं हम लोग। आज 10वां है उसमें से, और 20 क्वेश्चन करें जो हूबहू आपको पेपर में सेम टू सेम देखने को मिलेगा। और ये हम ले रहे हैं एक लेवल ऊपर पेपर, मतलब क्वेश्चन जो आएगा इससे आसान ही आएगा, इससे कठिन आ ही नहीं सकता। जीडी में पेपर बहुत आसान आते हैं, तो आप 20 में से 20 कर ले जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अरविंद एक काम को 20 दिनों में और बक्सी 22 दिनों में कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं तो काम का शेष भाग कितना होगा। देखिए, अरविंद है, अरविंद कितने दिन में कर रहा है, 20 दिनों में। बक्सी कितने दिन में कर रहा है, 22 दिनों में। इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 220। यानी ए की एफिशिएंसी आ जाएगी कितना, 11, और बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 10। तो दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, 11 10 21। कितना दिन काम कर रहा है ये, 5 दिन। तो यानी 5 इकाई 5, 5 दूनी की 10। यानी टोटल 220 में से कितना काम कर लिए लोग, 105। हमसे पूछा क्या, शेष भाग। तो यानी 220 में से 105 माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा, 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ बचेगा 1, 2 में से जाएगा। यानी 115 का हमारा शेष है। कितने में से शेष है, 220 में से। तो 5 से घटा देंगे, 5 दूनी की 10, 5 3 15, 5 चौके 20, 5 चौके 20, 23/44, यानी पहला आंसर। चलिए प्रश्न नंबर 2 पे चलते हैं। 2 क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 126 गुना है। यदि उनका एचसीएफ 7 है और दो संख्याओं के बीच का अंतर एचसीएफ का 5 गुना है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या है। दोनों संख्याओं का गुणनफल पूछा है हमसे। देखिए, मान लेते हैं हम संख्या 6 है, मान लेते हैं, ये हम समझाने के लिए मान रहे हैं आपको। तो एक संख्या 6 है, दूसरी संख्या 21 है। तो इनका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ उसी कहता है जो इनके बीच में कोई एक वैल्यू कॉमन है। यानी कॉमन को ही हम क्या बोलते हैं, एचसीएफ। जो भी कॉमन हो, जैसे इसमें कितना है, इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 2, इसको क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 7। यानी इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, इसका एचसीएफ आ जाएगा 3। यानी हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे कह रहा है कि एचसीएफ 7 है, यानी दो संख्याएं। ये होगी पहली संख्या, एक दूसरी संख्या। क्या कह रहा है, पहली संख्या कितनी होगी 7x, दूसरी संख्या क्या होगी 7y। क्योंकि एचसीएफ हमें कॉमन दिखाना है, तो यानी इसमें 7 का मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी 7 का मल्टीप्लाई होगा, तभी तो हमारा आएगा ये पहली संख्या दूसरी संख्या। और एक्स वाई दोनों आपस में क्या होते हैं, एक्स वाई दोनों आपस में सहअभाज्य होते हैं। यानी इनमें सहअभाज्य का मतलब इनमें कोई कॉमन नहीं होता, क्योंकि कोई जो कॉमन वही तो बाहर निकल के आ गया। यानी पहली संख्या कितनी हमारी 7x, दूसरी संख्या क्या है 7y। अब क्या कह रहा है कि यदि उनका एचसीएफ 7 है, कह रहा है कि जब दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ के 126 गुना है। दो संख्याओं का एलसीएम, देखिए इनका एलसीएम क्या होगा, इनका एलसीएम होगा 7xy। ये हो जाएगी इन दोनों संख्याओं का एलसीएम। 7 कॉमन लेते हैं, कॉमन हो जाएगा, जो बचा वो मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जैसे देखिए 6 और 21 हमने लिया था, इसका एचसीएफ कितना लाया था 3, और इसका एलसीएम क्या होगा 3 गुणे 2, 3 गुणे 7। तो इनका एलसीएम क्या निकलेगा 3। दो कॉमन वैल्यू है वो उसको एक ही लिखते हैं, बाकी जो बचा वो लिखते हैं। यानी 3 दूना के 6 7 42, इसका एलसीएम 42 आ जाएगा। सेम इसी तरीके से सेम इसी तरीके से 7xy क्या आएगा हमारा एलसीएम। आप कह रहा है जो एलसीएम है उसके एचसीएफ का 126 गुना है। एचसीएफ हमारा है कितना 7, उसका 126 गुना है। यानी एक्स वाई क्या निकल के आ जाएगा हमारा 126। एक्स वाई हमारा 126 निकल के आ गया। अब कह रहा है दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या है। देखिए हमके इससे कोई, इस लाइन से कोई मतलब नहीं है। दो संख्याओं के बीच का अंतर एचसीएफ का 5 गुना, हमसे तो केवल संख्याओं का गुणनफल ही तो पूछा है। संख्याओं का गुणनफल क्या होगा 7x इंटू 7y, यानी 49xy। ये हमारा दो संख्याओं का गुणनफल हो जाएगा। एक्स वाई कितना है 126, यानी 49 गुणे 126, ये लिख लेंगे। मल्टीप्लाई कर देते हैं 126 गुणे 49, 9 छक 54, 9 दूनी का 18, 5 23, 9 इकाई 9, 2 11, 4 छक 24, 4 दूनी के 8, 2 10, 4 इकाई 4 1 5, यानी 4 4 3 7 1 6, 61 74 आंसर आ जाएगा, यानी चौथा नंबर। तीसरा नंबर सवाल पे चलते हैं। तीसरा कह रहा है कि 20% छूट पर 1820 में दो समान मूल्य वाली वस्तुएं खरीदी गई हैं। प्रत्येक वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। कह रहा है कि 20% छूट देने पे 1820 रुपए में दो वस्तुएं खरीदी गई हैं। यानी मार्क प्राइस कितना है, जैसे 20% की वैल्यू कितनी होती है, 20% लिख सकते हैं हम 1/5। यानी 5 रुपये सामान था, 1 रुपये का छूट दिया तो कितने में खरीदा गया 4 रुपये में। यही तो कह रहा है। तब पूछा क्या, 4 बराबर दिया हमें 1820, दिया 4 पर 1820।
एक बराबर क्या निकल जाएगा, 4 चौके 16 बचेगा 2, 4 पचे 20 बचेगा 2, 4 पचे 20 यानी 1 बराबर 455। तो 5 बराबर क्या आ जाएगा 455 गुणे 5 यानी 5 पचे 25, 5 पचे 25 दो 27, 5 चौके 20 दो 22 यानी 2275 रुपये। ये हमें दोनों दोनों वस्तुओं का आ गया, यानी ये दो वस्तुएं, यानी ये दोनों वस्तुओं का दाम आ गया। हमसे पूछा एक वस्तु है क्योंकि दोनों का दाम बराबर है, यानी 2275 बटे 2 यानी कितना आ जाएगा 11, 2 3 6, 1137.5 हो जाएगा। कौन सा, तीसरा ऑप्शन। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है कि 600 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चल रहे एक व्यक्ति को 20 सेकंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी की गति व्यक्ति की गति से 5 गुना है तो रेलगाड़ी की गति कितनी है। देखिए यहाँ पे है ट्रेन, एक है व्यक्ति, तो कह रहा है कि व्यक्ति की गति से 5 गुना है, यानी व्यक्ति की गति कितनी है 1, ट्रेन की गति कितनी है 5, यही तो, यही कह रहा ना कि व्यक्ति की गति से ट्रेन की गति 5 गुना है, यानी व्यक्ति की गति कितनी है 1 और ट्रेन की गति आ जाएगी 5। और कह रहा है 600 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चल रहे एक व्यक्ति को 20 सेकेंड में पार करती है। देखिए विपरीत दिशा में चल रही, विपरीत दिशा का मैंने बताया, विपरीत दिशा, विपरीत एक इधर चल रही है एक इधर चल रहा, तो विपरीत दिशा में स्पीड क्या हो जाती है, स्पीड ऐड हो जाती है, यानी स्पीड जुड़ जाती है, स्पीड जुड़ जाएगी। यानी क्या कह रहा है कि 600 मीटर लंबी एक ट्रेन है, कितना समय लग रहा है व्यक्ति को पार करने में 20 सेकेंड का, यानी स्पीड कितना आ रही है इनकी, ये हमने क्या लिखा डिस्टेंस, ये अपन टाइम, तो स्पीड निकल के आ जाएगी। स्पीड कितना आ जाएगी तो 33, यानी स्पीड हमारी आ गई 30 मीटर प्रति सेकेंड, ये हमारी स्पीड आ गई। और दिया कितना स्पीड 5 और 1, यानी हमने क्या माना है इसकी स्पीड 5 है इसकी एक है, यानी इन जो स्पीड आई है वो क्या है एडिशन वाली स्पीड आई है, यानी ये स्पीड आई है ट्रेन की स्पीड प्लस व्यक्ति की स्पीड, इन दोनों की स्पीड है कितनी 6, 6 बराबर दिया है 30, तो 1 बराबर आ जाएगा 5। तो हमसे पूछा क्या है रेलगाड़ी की गति, रेलगाड़ी की गति कितनी है 25, रेलगाड़ी की गति आ गई 25, लेकिन हमसे दिया है क्या किलोमीटर प्रति घंटा में। हमने क्या बताया था कि अगर यूनिट बड़ी में कन्वर्ट करना है तो बड़ी से मल्टीप्लाई करेंगे, छोटी में कन्वर्ट करना है तो छोटी मल्टीप्लाई करेंगे। यह है क्या 25 मीटर प्रति सेकेंड। अब इसको हमें क्या करना है किलोमीटर प्रति घंटे में, तो यानी ये बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो यानी बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए हमें बड़ी वैल्यू से गुणा करना है। बड़ी कौन सी वैल्यू, ये 18/5, 5 पचे 25, 18 पचे 90, यानी 90 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड आ जाएगी ट्रेन की, यानी पहला आंसर हो जाएगा। 5वें नंबर पर चलते हैं। कह रहा है कि उस त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका आधार उसकी ऊंचाई का 5/7 भाग है तथा जिसका क्षेत्रफल कितना है 18.207 सेंटीमीटर स्क्वायर है। देखिए उस त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए त्रिभुज की क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आधा गुणे आधार गुणे ऊंचाई, यही हमारा होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब क्या कर रहा है कि जिसका आधार उसकी ऊंचाई का 5/7 है, यानी आधार जो है उसकी ऊंचाई का 5/7 है, यानी आधार बटे ऊंचाई, आधार का हमने भी मान लिया, तो आधार बटे ऊंचाई क्या हो जाएगी 5/7, यानी आधार 5 है तो ऊंचाई कितनी है 7, यानी आधार और ऊंचाई का रेशियो आ जाएगा कितना 5x 7x। तो पूछा क्या है इसका क्षेत्रफल दिया है, तो क्षेत्रफल लिख लेते हैं हम, आधा गुणे आधार कितना है 5x गुणे ऊंचाई कितनी है 7x बराबर दिया कितना है 18,207, ये दिया है। हाँ तो अब कटा देंगे इसको, 7 से कटा देंगे तो 7 दूनी के 14 बचेगा 4, दशमलव लगे 7 6 42 0 1। अब एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 2.601, ये 2 से इसको कटा देंगे तो कितना आ जाएगा 2.5, यानी इधर नीचे आ जाएगा ये 2.5, 2.5 ऊपर नीचे 3 का 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यानी एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 2601 बटे में 2500। अब देखिए अगर x का स्क्वायर हटाना है यानी x की वैल्यू लेनी है तो दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे, तो यानी x इसको ले लेंगे, x बराबर क्या आ जाएगा x हमारा आ जाएगा इसको अंडर रूट, तो अंडर रूट ये कितना का स्क्वायर है अंडर रूट है ये, यानी 5
और एक 51 का है, ये कितने का है 50 का, यानी 50 51। तो हमसे पूछा क्या है, उस त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करिए। हमें x की वैल्यू आ गई 51/50, तो यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दोनों नीचे ऊपर गुणा कर लेते हैं, यानी x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2 1 2, 2 5 10, यानी 10.2, नीचे 100 आ जाएगा, यानी यहाँ पे मल्टीप्लाई आ जाएगा। 7 की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसमें ऊंचाई हमारी कितनी है, ऊंचाई हमारी 7 है, ऊंचाई हमारी 7x है, x की वैल्यू कितना आ गई है 1.02, तो 7 गुणे 1.02 यानी 7.14, यानी पहला आंसर। देखिए हमने क्या किया कि हमने सीधे आधार गुणे ऊंचाई लिखा, हमने आधार ऊंचाई का रेशियो निकाल लिया 5x 7x, हमने ये फार्मूला पर रख लिया, हमने यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली, एक्स स्क्वायर दे, x की वैल्यू हमारी आ गई 51/50। हम सीधे x बराबर कितना है 7x पूछा है, ऊंचाई पूछा है, ऊंचाई हमारी कितनी आएगी 7x, x का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 7.14 सेंटीमीटर। छठवें नंबर पर चलते हैं। छठवां नंबर क्या कह रहा है कि x एक कार्य को 20 दिनों में, y 30 दिनों में और z 36 दिनों में कर सकता है। y और z कार्य शुरू करते हैं लेकिन 5 दिनों के बाद उन्हें छोड़ना पड़ता है। शेष कार्य को पूरा करने में x को कितने पूर्ण दिन लगेंगे। देखिए ऐसी सवाल आपको पेपर में पूछी जाएंगे, हर शिफ्ट में ऐसा सवाल आएगा। देखिए x क्या कर रहा है, x एक कार्य को कितने दिनों में कर रहा है 20 दिनों में, y 30 दिनों में, z 36 दिनों में। देखिए इनका ले लेंगे एलसीएम। अब इनका एलसीएम कैसे निकालते हैं, 4 5 20, हमें क्या लाना है 30, तो 5 दूना के 10 इसमें हो गया 3, हमें क्या लाना है 36, तो 4 9 36 हो, 4 3 इसमें, 4 3 12 3 हो जाएगा, यानी एलसीएम कितना आ जाएगा 4 5 20 3 60 यानी 180। हमारा आ गया एलसीएम 180, यानी x की एफिशिएंसी आ गई 9, y की एफिशिएंसी आ गई 6, z की एफिशिएंसी आ गई 5। तो हमसे पूछा है कि y और z कार्य शुरू करते हैं, यानी y 6 और z 5, यानी दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं कितना 11 की एफिशिएंसी से, लेकिन 5 दिन ही काम करते हैं, यानी 5 दिन में कितना काम कर लेंगे दोनों मिलकर 55 काम कर लेंगे। शेष कार्य को x कितने दिन पूरा करेगा। अब देखिए ये 55 दिन कर लिए, अब शेष काम कितना बचा 180 में से 55 माइनस कर लेंगे तो 10 में से 5 जाएगा 5, 7 में से 5 जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 1। अब 125 काम को कौन करेगा, हमारा 125 काम को कौन किससे करवाना है x की एफिशिएंसी कितनी है 9, तो यानी कितना जाएगा 9 1 9, बचेगा 3, 9 चौको 36, यानी देखिए 9 1 9 3, 9 चौको 36, हमसे क्या पूछा कितने पूरे दिन लगेंगे, यानी 13 समथिंग आएगा 13, जैसे पूरा पूरा देख पूरा आपको कटा के दिखाता हूँ। जैसे क्या होगा 9 1 9, बचेगा 3, 9 3 27, बचेगा कितना 8, 9 8 72, बचेगा 8, 13.8, यानी पूछा है पूरे कितने लगेंगे, तो कितना पूरे 14। 7 नंबर पर चलते हैं। 7 नंबर क्या कर रहा है कि एक निश्चित ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए मूलधन पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 12,000 रुपये और 14,400 रुपये है, तो मूलधन कितना है। देखिए हम ले लेते हैं प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या कह रहा है कि 2 साल में साधारण ब्याज कितना है 12,000 रुपये, तो यानी पहले साल कितनी रहेगी 6,000, दूसरे साल भी 6,000, तभी तो 12,000 होगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज कितनी हो जा रही है 14,200, यानी 12,000 इधर हो गया, 2,400 हमारी ये चक्रवृद्धि ब्याज आई एक्स्ट्रा, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज तो पूरा है ना 14,400, तो यानी यही हमारा जो आएगा यही, यानी ये 6,000 का कितना परसेंट है 2400, यही प्रिंसिपल का उतना परसेंट होगा ये 6,000, यानी हमारा ये रेट निकल के आ जाता है। यानी हम लिख सकते हैं 6,000 का R% क्या है 2400, तो R% बराबर क्या आ जाएगा 2400 बटे 6,000, 1 2 1 2 6 चौके 24, यानी कितना आ जाएगा सीधे 6 चौके 24 10, 2/5, यानी ये 2/5 है 2400, तो यानी प्रिंसिपल का 2/5 क्या रहा होगा, प्रिंसिपल का 2/5 ही 6,000 रहा होगा। तो प्रिंसिपल क्या आ जाएगा 6,000 गुणे 5/2, यानी 2 तिहाई 6,000, तो 3 बचे 15,000 हमारा क्या रहा होगा मूलधन। मूलधन ही पूछा है हमसे, यानी पहला आंसर। हमें देखिए सीधी सीधी करना क्या होता है,
मैं आपको इसको फिर से एक बार समझा दूं क्योंकि ऐसे सवाल है हर शिफ्ट में मिलेगी आपको। हमें क्या करना है कि हमें सीधे साधारण ब्याज को, अब जिसको नहीं समझ में आ रहा रट ले एक चीज, जैसे कि हमने ले लिया प्रिंसिपल, हमने साधारण ब्याज को 2 सालों में पूछा था, आधा आधा बांट लेंगे, यानी ये हो जाएगा 6,000, ये हो जाएगा 6,000, 12,000। अब जो साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज है उसमें से उसको माइनस कर लेंगे, कितना बचेगा 2,400 रुपये, यानी ये इसी का 2,400 रुपये है। ये कितना गुना है ये हम निकाल लेंगे, तो यानी 6,000 का कितना गुना है, मान लेते हैं x गुना है, कितना 2,400, तो x बराबर क्या आ जाएगा 4, 6 चौको 24 बटे 10, तो यानी 2/5, यानी x का कितना गुना है 2/5, वही हम प्रिंसिपल का 2/5 कर लेंगे, यानी प्रिंसिपल का 2/5 हम कर लेंगे कितना 6,000, तो यानी प्रिंसिपल क्या निकल के आ जाएगा हमारा 15,000। समझ गए पहला। 8 नंबर पे चलते हैं। 8 नंबर क्या रहा है कि एक पुस्तक को अंकित मूल्य के 5/12 पर बेचने पर 50% की हानि होती है। पुस्तक के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात पूछा है, यानी एक पुस्तक को अंकित मूल्य के 5/12 पर बेच रहा है। देखिए हम इसको लिखते हैं, जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे रेशियो ले लेते हैं, लिख लेते हैं CP SP MP। ठीक, कह रहा है क्या 5/12 में बेचते हैं अंकित मूल्य के, यानी अंकित मूल्य 12 रहा होगा तो बेचा कितने में 5 में, और 50% की हानि होती है। 50% क्या होता है 1/2, यानी 2 का समान 1 की हानि हुई, यानी 2 है समान 1 की हानि हुई, तो कितने में बेचा 1 में बेचा। अब इसको हम क्या करते हैं रेशियो निकाल लेंगे, CP SP MP, जो यहाँ वाली होती है उसको आगे लिख लेंगे, ये इधर वाली इधर लिख लेते हैं, तो यानी आ जाएगी 5 दूना के 10, 5 का 5, 12 का 12, तो इनका आ गएगा रेशियो, CP का रेशियो, SP का रेशियो, MP का रेशियो 10:5:12। तो पूछा गया पुस्तक के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात, तो अंकित मूल्य कितना है 12, और अंकित मूल्य है 12 और क्रय मूल्य कितना है 10, तो 12/10, यानी 2 छके 12, 2 5 10, यानी 6:5, दूसरा ऑप्शन। 9 नंबर प्रश्न में चलते हैं। 9 नंबर कह रहा है कि x y के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। दिया गया है कि जब x बराबर 6 है तो y बराबर 5 है, तो y बराबर 4 होने पर x का मान। अब देखिए जिसका सही समय रहेगा उसमें ये पेपर पूछ देगा, क्योंकि बहुत लड़के इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। तो इसको देखिए करना क्या है, पहले आपको मैं समझा देता हूँ व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, आगे बताया हूँ, आगे के प्रैक्टिस में बताएं, फिर बता देता हूँ। व्युत्क्रमानुपाती, क्रमानुपाती और समानुपाती, यही दिया रहेगा आपको 2 चीजें। समानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है 1/, में जैसे आपको दिया है कि x y के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी x ये व्युत्क्रमानुपाती होगा यानी बटे में, और समानुपाती क्या होता है x डायरेक्टली यानी इससे इससे, ये होता है। तो क्या किया x y के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी x जो है y के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, हमने व्युत्क्रमानुपाती ये बना लिया। अब देखिए हमें इस चिन्ह को हटाने के लिए क्या करना होता है, कोई कांस्टेंट मान वेरिएबल वैल्यू मान लेते हैं अक्षर, यानी x बराबर हमने k मान लिया, k इंटू 1/y², हमारा ये हट गया। तो अब क्या कह रहा है कि जब x बराबर 6 है, यानी x बराबर 6 है, और तो y बराबर 5 है, यानी y बराबर कितना है 5 है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, यहाँ से हमारी k की वैल्यू निकल के आ जाएगी। k की वैल्यू कितना निकल के आ जाएगी 25 छक्का 150, यानी k की वैल्यू 150, यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं वापस लिख सकते हैं इसी इक्वेशन को, इसी इक्वेशन क्या लिख सकते हैं x बराबर 150 इंटू 1/y²। अब हमसे जो आगे पूछा होगा निकाल लेंगे, y बराबर क्या रहा है 4, तो x का मान x बराबर 150 इंटू y बराबर क्या है 4, तो कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, यानी घटा देंगे x बराबर क्या आ जाएगा 16, 16 9 144, बचेगा 6, 16 के 16 77 64 यानी 9.3, 9.3 यानी तीसरा ऑप्शन। 10 नंबर चलते हैं। 10 नंबर क्या करा कि एक मेज को 11,480 में बेचने पर 18% की हानि होती है। जब वही मेज 15,540 में बेची जाती है तो हानि या लाभ प्रतिशत की गणना की है। देखिए 18% की हानि होती है जब इसको 11,480 में बेचा जाता है, यानी 18% क्या होता है 18%, 18% क्या होता है 18/100, तो यानी हो जाएगा 2 9 18 50, यानी क्या कह रहा है, यानी हमारा जो नीचे आता है वो क्रय मूल्य है, ये आएगा कितना, ये हानि हुई है इसको, यानी 50 रुपये का सामान था तो 9 रुपये का इसको नुकसान हो गया, तो कितने में बेची 41 रुपये में बेच दिया। तो कितने में बेचा
11,480 में, यानी 41 की वैल्यू है 11,480। 4 3 12, यानी ये 2 बार में जाएगा, 8 में 8 लाना था, यानी 8 बार में जाएगा, यानी 280। एक बराबर क्या आ जाएगा, 280। इसको कटा देंगे 41 से, तो एक बराबर 280 आ जाएगा। पूछा क्या, हमें क्रय मूल्य पहले निकाल लेंगे। तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 5/40, 5 दूनी के 10, 4 14, 2 जीरो लग जाएगा, यानी 14,000 रुपये हमारा क्रय मूल्य आ गया। 14,000 रुपये कह रहा है, इसी को जब हम 15,540 रुपये में बेचेंगे तो क्या होगा, लाभ या हानि। तो पहले बात जाहिर सी बात है, 14,000 रुपये में 15,540 में बेचा तो कितने का, 1,540 रुपये का प्रॉफिट हो गया हमारा, यानी हानि वाला तो ऑप्शन कट ही जाएगा। कितने का प्रॉफिट हुआ, 14,000 रुपये, इंटू 100 कर देंगे, परसेंटेज निकल जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो, इधर से इधर कट जाएगा, 14 इकाई में 14 बचेगा 1, 14 इकाई में 11% का क्या होगा, प्रॉफिट। दूसरा ऑप्शन। प्रश्न नंबर 11 पर चलते हैं। 11 क्या कह रहा है कि यदि ए का 4/5 भाग बी के 2/5 भाग के बराबर है तो ए अनुपात बी का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल सवाल है, ये हर बार आपको देखने को मिलेगा सवाल, हर पेपर में मिलेगा। तो यहाँ से तो आपको 20 में से 20 तो लाना ही है मैथ में, तभी आपका सिलेक्शन पक्का होगा। बाकी सब्जेक्ट तो करना ही है, बाकी इस मैथ में से 20 में 20 नहीं लाएंगे तो आप पीछे होंगे। तो 20 में 20 लाने के लिए ही आपको ये प्रैक्टिस पूरा करना पड़ेगा। तो देखिए क्या करा, ए का 4/5 भाग बी के 2/5 भाग के बराबर है, यानी ए बाई बी, इधर 2/5 है। देखिए इसको सीधे यहीं से कटा देता ना, 5 से चला जाएगा 5, 2 दूनी के 4, यानी ए बाई बी, इधर कितना बचा, 1 बचा, 2 इधर नीचे चला जाएगा, यानी 1/2, पहला ऑप्शन। 12 नंबर चलते हैं। 12 क्या कर रहा है कि यदि यू को भी से 5% अधिक अंक मिले तो भी के अंक यू के अंकों से कितने प्रतिशत कम है। देखिए 5% की वैल्यू कितनी होती है, 1/20, यानी यू है ये भी है। कह रहा है यू को भी से 5% अधिक मिले हैं, यानी भी से मिले हैं, यानी भी को कितना मिला, 20, एक अंक अधिक मिला तो कितना मिलेगा इसको, 21। पूछा क्या, भी के अंक यू के अंकों से कितने परसेंट कम है, यानी भी के अंक यू के अंकों से कितना कम है, यू के अंकों से कितना कम है, 1 कम है, किसके अंकों से, यू के अंक, यानी बटे 21 गुणे 100। देखिए 20 बचे 100, यानी 5 से तो कम आएगा, 5 से कम आएगा, और 21 चौके 84, यानी 4 से ज्यादा आएगा। तीसरा ऑप्शन। देखिए इसको फिर से बता देता हूँ कि 5% बराबर 1/20, तो कह रहा है कि यू को भी से मिले अधिक अंक, यानी यू को अधिक मिले हैं, तो यानी भी का कितना हो जाएगा, 20, इसको मिलेंगे 21। अब यू से कितना कम है, 1 कम है, किससे कम है, यू से, 1/21 गुणे 100। अब देखिए इतना दिया है, 3.7, 5.7, 4.7, 2.7, देखिए 2 बार में जाएगा नहीं, 3 बार में जाएगा नहीं, 21 4 बार में 4 बार से ज़्यादा ही जाएगा, 5 से ज़्यादा हो जा रहा है, 5 से, यानी यही आंसर आ जाएगा। बाकी अब भाग भी देख लेते हैं। 13 नंबर चलते हैं। क्या कह रहा है कि ए और बी एक काम को 14/3 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि बी और सी उसी काम को 12/5 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तथा सी और ए उसी काम को 16/3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक साथ काम करके तीनों मिलकर उसी काम को कितना भाग 2 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बस ये लंबी चौड़ी ये है भाषा इसकी, बाकी सवाल बहुत आसान है। देखिए क्या कह रहा है, ए और बी एक काम को मिलके 14/3 दिन में, जबकि बी और सी एक काम को मिलके 12/5 दिन में, और सी और ए मिलके उसी काम को 16/3 दिन में। इनका एलसीएम ले लेंगे। देखिए एलसीएम क्या होता है, एलसीएम मतलब कि केवल ऊपर का ही एलसीएम लेना है, नहीं कि ये बटे में हो गया तो हम कैसे एलसीएम ले, यानी हमें कितने का एलसीएम लेना है, 14 का, 12 का, 16 का ही केवल एलसीएम लेना है। 14, 12, 16 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 सते 14, 2 छके 12, यानी हमें लाना 16, तो 2 दूनी के 4, 4 चौके 16, यानी इनका एलसीएम आ जाएगा 7 दूनी के 14, 6 84 गुणे 4, 84 गुणे 4, यानी 4 चौके 16, 4/32 33, यानी 336 आ जाएगा एलसीएम। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे इनका एफिशिएंसी निकालना है पृथ्वी का, तो 336 बटे क्या करेंगे 14, नीचे 3 है तो ऊपर चला जाएगा, यानी गुणे 3, हमें यही करना होता है। यानी क्या आ जाएगा, 7 दूनी के 14, 6 चौको 24, यानी 24 गुणे 3, ए प्लस बी का एलसीएम एफिशिएंसी आ जाएगी 24 गुणे 3, यानी 72 आ जाएगी।
फिर क्या करेंगे इसको बी प्लस सी यानी 336/12, 5 ऊपर चला जाएगा, 12 12 दूना के 24 बचेगा कितना 9, 12/4 यानी 5/40, 5 दूनी के 10, 4 14, बी प्लस सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 140। और इसी तरीके से 336/16 गुणे 3, 16 दूना के 32, 16 21 63। इनका आ गया 63 एफिशिएंसी। अब ए प्लस बी प्लस सी इनको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 2a 2b 2c यानी a प्लस बी प्लस सी का दूना, कितना एफिशिएंसी आ जाएगा 72 प्लस 140 प्लस 63 यानी बराबर कितना जाएगा 3 2 5, 14 7 21 6 27, 14 7 21 6 27। हाँ, इन दोनों लोगों का a प्लस बी प्लस सी के दूने का एफिशिएंसी आएगी 275। अब कह रहा है कि एक साथ मिलकर काम करने के लिए काम का कितना भाग 2 दिनों में पूरा कर सकता है। अब देखिए इनका एफिशिएंसी आ गई कितना, a प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी आ जाएगी, ये 2 इधर चला जाएगा यानी 275/2, तीनों मिलके यानी तीनों मिलके कितना काम करेंगे 275/2, कितने दिन में 2 दिनों में, यानी कितना काम कर दिया 2 दिनों मिलके इन लोगों ने मिलकर 2 दिनों में 275 काम कर दिया। टोटल काम है कितना 336। यही तो पूछा है, काम का कितना भाग कर दिए 275 काम किए, कितने का 336 का, था 275/336। कौन सा ऑप्शन हमारा पहला। 14 नंबर चलते हैं। 14 क्या कर रहा है, बिंदु P से, बिंदु P है, बिंदु P से x 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है और उसके चलने के 6 घंटे बाद y भी उसी बिंदु P से उसके पीछे अपनी साइकिल पर 16 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलना शुरू करता है, तो प्रारंभिक बिंदु P से कितनी दूर पर y x को पकड़ लेगा। देखिए यहाँ पर P है, ये x है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है, कितना चला 6 घंटे, 6 घंटे में कितना दूर चलेगा 72। यानी चोर कहाँ पहुंच गया, इसको मान लेते हैं चोर पहले भागा, ये पीछे से पुलिस पीछा कर रही, सेम सवाल यही होता है। यानी x अब कहाँ आ गया यहाँ पे। अब एक बंदा y है, y है ना, हाँ y भी यहीं से चलना शुरू किया, कब, जब ये 6 घंटे भाग लिया, तो भाई ये तो भाग ही रहा है ना, अभी तो यहाँ से भी भाग ही रहा है, लेकिन 6 घंटे में 72 चल लिया। अब मान लीजिए ये यहाँ पे चला, ये इतना भाग के अभी भी आया इतना, ये यहीं पे जाके इनको पकड़ लेगा मान लीजिए, यानी यहाँ पे x और y पकड़ लेंगे। दोनों चल रहे हैं क्या, एक ही दिशा में, यानी ये भी इधर ये भी इधर, तो एक ही दिशा में मैंने बताया स्पीड क्या हो जाएगी माइनस, तो यानी डिस्टेंस स्पीड कितनी हो जाएगी 16 माइनस 12, तो कितनी हो जाएगी 72/4, यानी 18 घंटे लगेगा वायु को पकड़ने में, 18 घंटे। यानी देखिए ये तो यहाँ से चला ना, यहाँ से इसको लगे 18 घंटे, एक्स को यहाँ से लगे 18 घंटे और वाई को यहाँ से लगे 18 घंटे, यानी वाई यहाँ से चलेगा 18 घंटे तो पकड़ लेगा। तो यानी पूछा क्या हमके कितने किलोमीटर पकड़ लेगा, तो वाई स्पीड से कितने 16 स्पीड, वाई चल रहा है 16 की स्पीड से, 18 घंटे में कितनी दूर चलेगा 16/8 128, 16 के 16 12, 16 12 कितना था 28 ना, 16 12 28, हाँ तो 288 किलोमीटर, यानी दूसरा। इसे हम फिर इस पे भी निकाल लेते हैं कि मान लीजिए चोर भी चला 18 घंटा, यानी 12 की स्पीड से चला कितना 18 घंटे, तो यानी 12 से चला 18 दूना के 36, 18 के 18, 3 21 यानी 216 और 72 ये भी चला, 216 प्लस 72 आ जाए कितना 288 किलोमीटर। तो हम डायरेक्ट इसी से निकाल लेंगे, तो हम ये जोड़ना नहीं पड़ेगा। चलिए 15 नंबर सवाल चलते हैं। 15 नंबर कह रहा है कि ए को पहले 20% बढ़ाया जाता है, फिर 30% घटाया जाता है, ए का अंतिम मान ए के प्रारंभिक मान का कितना परसेंट है। इसका देखिए सीधा समझना क्या है कि ए को पहले 20% बढ़ाया जाता है, यानी 20 5 से क्या किया जाता है 6, फिर 30% घटाया जाता है, 30% मतलब 3/10, यानी 10 से क्या किया जाता है 7। इसको समझना कैसे 5 से 6 हुआ, 20% क्या होता है 1/5, यानी 5 है, 5 में 1 की बढ़ोतरी हुई तो कितना हुआ 5 से 6, 30% होता है 3/10, 30% होता है 3/10, यानी 10 था 3 की कमी कर दिया तो 10 से कितना आ गया 7। ए का अंतिम मान ए के प्रारंभिक मान का कितना परसेंट है, देखिए ये हो गया हमारा क्या पहले था प्रारंभ में, ये क्या अंतिम में यही हुआ, बढ़ के हुआ घट के हुआ। तो पहले देखिए ये हो जाएगा 10 × 50, यानी इसको घटा लेते हैं, 2 × 10 2 3 6, यानी हो जाएगा 5 × 25,
7 तरीके 21। अब कह रहा है कि ए का अंतिम मान, ए के प्रारंभिक मान का कितना परसेंट है, ए का प्रारंभिक मान का कितना परसेंट है, अंतिम मान, यही ना। x% बराबर हो जाएगा 21/25, यानी परसेंट निकालने के लिए 100 का गुणा कर देंगे तो 25 चौके 100 कितना आ जाएगा, 84%। 84 दिया ना, हाँ ये चौथा ऑप्शन। 16 नंबर पर चलते हैं। 16 नंबर कह रहा है कि ए किसी काम को 7 घंटे में कर सकता है, बी और सी उसे 21/4 घंटे में कर सकते हैं तथा सी और ए से 7/2 घंटे में कर सकते हैं। बी अकेले उस काम को करने में कितना समय लगेगा। देखिए ए 7 ले रहा है, बी और सी मिलके कितने ले रहे हैं, 21/4 ले रहे हैं, और सी और ए मिलके 7/2 ले रहे हैं। तो हमें केवल ऊपर का एलसीएम निकालना होता है, यानी 7 21 7 का एलसीएम निकालने कितना आ जाएगा 21, यानी इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 3 ए की, इनकी आ जाएगी 21 21 चला जाएगा, यानी 4 ऊपर चला जाएगा 4, 7 तरीके 21 ऊपर चला जाएगा 6। अब देखिए यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं ए बी सी, ए की एफिशिएंसी कितनी है 3, तो सी प्लस ए की एफिशिएंसी कितनी है 6, तो सी की कितनी चाहिए होगी 3। बी और सी की 4 है, जिसमें से सी की 3 है तो बी की कितनी होगी 1। जैसे देखिए ए का 3 है, इनमें दोनों जोड़ा है, 3 प्लस सी बराबर 6, तो सी बराबर क्या निकल के आएगा 3, सी बराबर 3। और ये कह रहा है बी प्लस सी बराबर 4, सी की वैल्यू कितनी है 3, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, इसलिए ए का 3 यहाँ से निकल ही लिया है। तो बी अकेले उस काम को करने में कितना समय लगेगा, बी का एफिशिएंसी कितना 1, टोटल काम है कितना 21, 21/1 यानी 21 दिन लगेगा बी को, यानी 21 दिन है दूसरा ऑप्शन। चलिए 17 नंबर पर चलते हैं। 17 नंबर कह रहा है कि 4 संख्याओं का औसत 24 है, पहली 2 संख्याओं का औसत अंतिम 2 संख्याओं का औसत का 2 गुना है, अंतिम 2 संख्याओं का योग कितना है। देखिए यही पूछा, 2 संख्याओं का योग पूछा हमसे। 4 संख्याओं का औसत 24 है, 4 संख्याओं का औसत कितना है 24, यानी टोटल संख्याओं का योग कितना है 96। पहली 2 संख्याओं का औसत अंतिम 2 संख्याओं का औसत का 2 गुना, इसे यहाँ पे 2 संख्या है ए बी सी डी, इन दोनों का औसत है कितना और इन दोनों का औसत है कितना। देखिए क्या कह रहा है कि पहली 2 संख्याओं का औसत अंतिम 2 संख्याओं के औसत का 2 गुना है। जैसे इनका औसत मान लीजिए 1 है तो इनका औसत 2 है, यही तो कह रहा है कि पहली 2 संख्याओं का औसत अंतिम 2 संख्याओं के औसत का 2 गुना है। अंतिम 2 संख्याओं का औसत हमने 1 मान लिया और इनका औसत हो जाएगी 2। देखिए इनका 2 संख्याओं का औसत 2 है, तो दोनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 4। भाई ये 2 संख्याओं है, 2 संख्याओं का औसत दिया है 2, तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा। ये 2 संख्या है, इनका औसत 1 है, तो इनके कितना हो जाएगा 2, यानी टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 + 2 कितना, यही दिया है 96 के बराबर, तो चारों संख्याओं का औसत 96 योग 96 है, 4 संख्या का औसत 24 दिया है, इनका 96, क्योंकि औसत बराबर क्या होता है यहाँ समझिए, औसत बराबर होता है संख्या का योग, संख्या का योग बटे में संख्या कितनी है संख्या, ये लिखते हैं। तो देखिए 4 संख्याएं हैं, इनका औसत कितनी है 24, 4 संख्याएं हैं, ये औसत कितना दिया है 24, यहाँ पे हमारे संख्याओं का योग बटे में संख्याएं कितनी 4, तो संख्याओं का योग क्या निकल के आ जाएगा 96, यही तो हमने निकाला है कि 4 संख्याओं का योग कितना है 96। अब दो हमने 4 संख्या मान ली, पहली 2 संख्याओं का औसत 1 है और उनका 2 गुना है पहली 2 संख्याओं का औसत, यानी 2 है, तो यानी ये कितनी संख्या है 2, कितनी संख्या है 2, इनका योग निकालने के लिए बराबर दिया है एफिशिएंसी 1, तो यानी 2 आ जाएगा, ये 2 दूनी के 4 हो जाएगा, यानी यही दोनों का योग कितना है 96, तो 6 बराबर क्या आ जाएगा 96, 1 बराबर आ जाएगा 16 छक्का 96, यानी 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16। तो अंतिम 2 संख्याओं का योग, अंतिम 2 संख्याओं का कितना है 2, 1 बराबर 16, तो 2 संख्याओं का योग कितना आ जाएगा 32, कौन सा ऑप्शन है 32, ये चौथा। 18 नंबर चलते हैं। 18 क्या कह रहा है कि 22,000 रुपए पर 2 वर्षों के लिए प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है, कितना 10,210.2 रुपए, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर कितनी है। देखिए मिश्र धन बराबर क्या होता है, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन, ये अमाउंट है, मिश्र धन बराबर मूलधन 1 + r/100 के पावर समय, यही होता है। देखिए 22,000 रुपये है अमाउंट द मूलधन, इसमें से चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिल रहा है 10,210.2, तो मिश्र धन कितना हो जा रहा है 0.021223, यानी 3 3
दो दो एक 0.2 बराबर मूलधन कितना है 22,000 हमसे ब्याज 1 + R/100 टाइम कितना है 2 वर्ष। यहाँ पे 2 नहीं लिखेंगे क्योंकि ब्याज हमारा क्या हो रहा है अर्धवार्षिक, तो 2 साल का कितना हो जाएगा 4 वर्ष। यहाँ पे टाइम हम 4 वर्ष नहीं होगा, जैसे अर्धवार्षिक साल में कितना होता है 12 महीने का मानते हैं, एक मान लेते हैं, तो अर्धवार्षिक मतलब 6-6 महीने का कितना होगा 6-6 महीने का कितना होगा, यानी 2 साल में कितना होगा 24, तो 6-6 महीने का कितना होगा 4, यानी यहाँ पे हम लिखेंगे 4, तो हमारा हो जाएगा 32,210.2 बटे में 22,000 दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे नीचे एक 0 बढ़ा देंगे, हो जाएगा 32,210, ये हो जाएगा 32, 0 यानी 1 0 यहाँ बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 1 + R/100 के पावर 4। अब देखिए 2 से कटा लेते हैं, 11 से कट जाएगा, 11 2 से कटा लेते हैं तो हो जाएगा 11, 0 0 0 0 ऊपर क्या हो जाएगा 2 16, 2 1 2 0, 2 5 10, 2 1 2। अब ये 11 से कट जाएगा क्योंकि 1 1 2 2 5 7 6 1 7, हाँ 11 से कटेगा, तो यानी 11 इकाई में 11 बचेगा 5, 11 चौक 44 बचेगा 7, 11 छक्का 66, 11 चौक 44, 11 इकाई में 11 बटे में 11 इकाई में 11, 1 2 3 4 बराबर क्या निकल के आएगा 1 + R/100 के पावर 4। अब देखिए ये कितना होता है, अब हमें क्या करना है ये 4 हटाना है, तो इधर हम क्या कर लेंगे, इधर हमें 4 हटाना है तो इधर कर लेंगे, इधर 4 हटाना है तो इधर लाके इनका ये कर लेंगे, यानी देखिए 11 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 11 बटे में 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10, ये रहेगा तभी तो होगा 4 0, और ऊपर 11 गुणे 11 गुणे 11 करेंगे तो 14,641 आ जाएगा, यानी हमारा क्या आ गया 1 + R/100 कितना आ गया हमारा 11/10, यानी 100 + R/100, 100 + R/100 बराबर 11/10, यहाँ हो जाएगा 1100, इधर हो जाएगा 1000, यानी देखिए इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, और इसका इसमें तो 1000 + 10R बराबर 1100, इधर चला जाएगा 100 हो जाएगा, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10%। ये 10% क्या है 6-6 महीने पे, तो 2 साल में कितना हो जाएगा 20%। अब ये नहीं कि 10% अगर ऑप्शन मान लीजिए यहाँ पे जब एक ऑप्शन और दिया था 10%, लड़के इतना लगाने के बाद भी 10% मार देते, लेकिन हमें क्या करना है हमें रेट मारना है ना, रेट प्रतिवर्ष पूछा है, प्रतिवर्ष ब्याज की दर, तो प्रतिवर्ष कितनी हो जाएगी, ये 6 महीने पे निकल गया है, प्रतिवर्ष हो जाएगी 20%, यानी पहला आंसर। अब देखिए इतना लंबा चौड़ा टाइम लगाने के लिए मैं एक तरीका बता देना शॉर्टकट कैसे करना होता है। देखिए मैंने आपको बताया है कि अगर 10% है 10% है तो इसका 1 साल का क्या होता है, 1 साल का होता है 10% चक्रवृद्धि ब्याज, 2 साल का कितना होगा 21, 3 साल का कितना होगा 33.1%, 4 साल का कितना होगा 46.41%। अब देखिए ये कह रहा है कि 22 का कितना हो जा रहा है 10 210, यानी लगभग कितना 22 का कितना आधी वैल्यू, यानी 22 का 50% के बराबर है, यानी 22, देखिए जो समझना चाहता है वो समझ ले कि कैसे डायरेक्ट लगाते हैं, 22 का 50% ही है, लगभग हम लगभग निकालते हैं क्योंकि ऑप्शन बहुत दूर दूर है, 22 का 50% ही है कितना इतना, ये 50% से कम ही होगा क्योंकि 22 का 50% हो जाएगा 11,000, यानी ये 50 से कम है, यानी 50% से कम है, बहुत थोड़ा सा कम है। देखिए इसमें कौन सा परसेंट 50 के पास है, यानी ये टाइम भी हमारा 4 साल निकल गया, टाइम भी हमारा 4 साल निकल गया, 4 साल के लिए क्या हो रहा है 46.41%, यानी आप सीधे सीधे ये लिख लेंगे 22,000 का 46.41% ही हमारा इतना होगा, एकदम एग्जैक्ट बता रहा हूँ इतना ही होगा ये, तो यानी हम सीधे ये देखते हैं कि कितना है 4 लगभग 50% बराबर, यानी 4 साल में तो हमारा ये कितना बनेगा 10%, यानी ये कितना आएगा ये 10% क्या आया हमारा छमाही आया है, अर्धवार्षिक आया है, तो हमारा रेट कितना हो जाएगा 20%, सीधे लगा देते थे क्योंकि भाई अगर लोग 50% बराबर है यानी 10% की ही वैल्यू है। अब देखिए मान लीजिए 20-40 दिया है यानी इसका आधा होगा 20, 20 चौक के 4 साल में हमारा 80% हो जा रहा है, यानी तो कतई नहीं होगा,
अब 25 है, 25 का कितना होगा 12.5, 12.5 मतलब 12 चौक 48 50, यानी ये 60% है। ये तो 50% से भी कम है, यानी इसका 60% से ज़्यादा आ जाएगा। ये 30%, 15 चौक के 60, ये भी 60% आ जाएगा। देखिए यहाँ क्या मैं बताना चाह रहा हूँ, ये कितना है 10% है, ये तुम्हारा आंसर आ गया। ठीक है, ये 40% है मान लीजिए, इसका अर्धवार्षिक क्या हो जाएगा 20%। अगर हम इसको साधारण साधारण पे भी जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 20 20 20 20, तब भी हमारा आ जाएगा 80%। लेकिन हम क्या करते हैं, और भी हमारा ऐड होता है ना, तो ये 80% से बहुत ज़्यादा है, ये हमारा है कितना 50% से ही कम, यानी ये कट जाएगा। ये कितना है 25%, यानी 15 12.5 होता है, 12.5 का 4 गुना क्या होता है 50, यानी हमारा है कितना ये 50% से कम। चक्रवृद्धि ब्याज में तो ज़्यादा रहता है, लेकिन ये 50% है, 50% से भी कम वैल्यू है ये कितना है 30, यानी हो जाएगा 60%। 60% से ज़्यादा होगा, ये बहुत ज़्यादा होगा 60% से। मैं कम कम मान रहा हूँ, 15 15 चौके 60, यानी 60% से भी ज़्यादा होगा, यानी ये कतई नहीं होगा। यानी कितना परसेंट हमें लाना है, लगभग 50% से कम ही लाना है। 50% से कम कौन सी वैल्यू में आ रहा है, पहला है, यानी आंसर पहला हो जाएगा। चलिए इसी तरीके से लगाएंगे, बाकी तो वो मैंने बेसिक बता दिया कैसे लगाना होता है। 19 नंबर क्या है, 19 नंबर क्या है, एक घन की भुजा की लंबाई 14 सेमी है, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है। देखिए एक घन है, ये तो घना बन गया, एक घन है, घन का मतलब चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ये घन बना लिया हमने मान लीजिए। अब पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कह रहा है ना, ये पार्श्व, पार्श्व मतलब केवल जिसे, ये हो गया पार्श्व हमारा, इधर से लेंगे तो ये पार्श्व हो जाएगा, इधर से लेंगे तो ये पार्श्व हो जाएंगे। पार्श्व में केवल हमारी कितनी भुजा आएंगी, 4 भुजा ही आएंगी पार्श्व में। तो क्षेत्रफल पूछा है, जैसे ये भुजा आएगी एक, दूसरी भुजा पीछे की आ जाएगी, तीसरी एक नीचे की, ऐसे लपेटेंगे। जैसे अगर रैपर हम लपेटना है क्यूब में, हमें रैपर लपेटना है, तो यानी जितनी कितनी भुजाएंगी, पहली ये आगे सामने वाला, ऊपर वाला, पीछे वाला, नीचे वाला, यही तो 4 लपेटेंगे हम ऐसे, यही 4 लपेटेंगे। तो यानी कितनी भुजाएं जाएगी 4, 4 गुणे, और क्यूब है तो कितना हो जाता है 4 गुणे भुजा का स्क्वायर, तो यानी 4 गुणे 14 का स्क्वायर, यही हमारा आ जाएगा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यानी याद भी कर लेते हैं कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहता है 4 गुणे भुजा स्क्वायर। तो 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 होता है ना, हाँ 14 का स्क्वायर 196, 4 गुणे 196, तो 4 छक 24, 19 चौक 76, 2 78, यानी 784, तीसरा ऑप्शन सेंटीमीटर स्क्वायर है। 20 नंबर पे चलते हैं। 20 नंबर कह रहा है कि एक गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 9856 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसका व्यास मीटर में ज्ञात कीजिए। अभी देखिए गोला का मैं आपको सब फार्मूला याद करवा दे रहा हूँ, एक बार रिपीट करवा दे रहा हूँ। गोला का क्या होता है, आयतन क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब, इसका वक्र क्षेत्रफल और संपूर्ण क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई r स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, अब मैं आपको बेलन का भी एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ। बेलन का क्या होता है, ये बेलन हो गया, बेलन का आयतन होता है हमारा πr²h, कर्व्ड सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πrh, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2πr ब्रैकेट में h प्लस r। अब ये होता है कोण, कोण का याद कर लीजिए। कोण का सवाल तो नहीं पूछेगा आपके कोण से, यही पूछ सकता है, यही पूछ सकता है, बाकी इससे कम चांस है, फिर भी याद कर लीजिए। क्या होता है 1/3 πr² जी, कर्व सरफेस होती है πr_l, एल कौन सी, ये वाली हाइट, तिरछी हाइट को एल बोलते हैं। और टोटल सरफेस एरिया क्या होती है πr_l प्लस πr², यानी πr_l, πr कॉमन ले लेंगे तो l प्लस r, ये होता है। अब याद कर लीजिएगा। तो पूछा क्या हमें, एक गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यही होता है 4πr², यानी 4πr² बराबर कितना दिया 9856, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, 22/7, 11 से कट जाएगा 22, 11/88 बचेगा 10, 11×99 6, 11×6 66, 4 दूनी के 8, कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 एकाई 8, 8 एकाई 8, 8 दूनी के 16, r² बराबर क्या हो जाएगा 112 गुणे 7,
आर बराबर क्या आ जाएगा 16 गुणे 7 आर स्क्वायर बराबर 16 आर बराबर क्या निकालेंगे 16 का निकलेगा बाहर 4, 7 का 1 निकलेगा 7, क्योंकि आर स्क्वायर निकालने के लिए इसको हम अंडर रूट कर लेंगे ना। 16 का बाहर निकलेगा 4, 7 का बाहर निकलेगा 7, यानी आर बराबर क्या आ जाएगा हमारा 28। ठीक है, 28 ऑप्शन में नहीं है क्योंकि हमसे क्या पूछा है मीटर में। जैसे ऑप्शन में था 28, लड़के इतने लगा के भी 28 मार देते हैं। तो यही माइनस, यही नहीं करना है हमें। सवाल को अच्छे से पढ़ना है, फिर समझना क्या हो रहा है। और दिया है ये 28, अब 28 भी दिया तब भी 28 मार देते हैं, लेकिन हमसे पूछा क्या है, उसका व्यास पूछा है। यानी 28 का व्यास कितना हो जाएगा, व्यास मतलब रेडियस का दुगना, व्यास हमारा हो जाएगा 56, व्यास हो जाएगा 56, क्या 56 सेंटीमीटर में, क्योंकि सारी यूनिट क्या दिया है सेंटीमीटर में, हमें हमसे पूछा है मीटर में, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से भाग दे देंगे, तो यानी 0.56 मीटर, यानी पहला ऑप्शन। चलिए धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।